बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हैव द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज द अल्टरेशन इन द पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, व्हाट इज इट्स न्यू फ्रीक्वेंसी। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हम हाफ कर दें तो ये बताएं कि इसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सेकंड, इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारे पास होता है t इक्वल टू 2π√L/g। लेंथ को हाफ अगर करेंगे तो हमारे पास न्यू टाइम पीरियड t प्राइम बन जाएगा 2π√L/2g। ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में 2 है, इसको आप बाहर अलग लिख लें तो हमारे पास t प्राइम इक्वल हो जाएगा 1/√2 इंटू 2π√L/g। लिहाजा t प्राइम आ गया t/√2। हेंस न्यू टाइम पीरियड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ √2। जबकि फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होती है, लिहाजा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी बाय फैक्टर ऑफ √2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड डबल कर दिया जाए तो ये बताएं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है हाफ m⍵²a²। अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, When marching soldiers are about to cross a bridge, they break steps. Why? जब सोल्जर्स मार्च कर रहे होते हैं और किसी ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं तो वो अपने स्टेप्स को ब्रेक करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? सोल्जर्स ब्रेक स्टेप्स टू अवॉइड रेजोनेंस। सोल्जर्स अपने स्टेप्स को ब्रेक करते हैं ताकि रेजोनेंस प्रोड्यूस ना हो। इफ देयर मार्चिंग फ्रीक्वेंसी मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज, अगर उनकी मार्चिंग फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज दैट अ ड्राइविंग फोर्स हैज हाफ फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर, विल इट प्रोड्यूस रेजोनेंस। सिमिलरली इफ द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, विल इट प्रोड्यूस रेजोनेंस। आप सपोज कर लें कि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी को अगर हम हाफ कर दें एज कंपेयर टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, आया कि अब कोई रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में, आया कि अब कोई रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी। रेजोनेंस अकर्स व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस सिर्फ तब प्रोड्यूस होती है जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करे, उसके इक्वल हो। If the driving frequency is half or twice the natural frequency, it will not produce resonance. अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हाफ होगी या डबल होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तो कोई रेजोनेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पेंडुलम क्लॉक्स आर मेड टू रन एट द करेक्ट रेट बाय एडजस्टिंग द पेंडुलम्स लेंथ। Suppose you move from one city to another where the acceleration due to gravity is slightly greater, taking your pendulum clock with you. Will you have to lengthen or shorten the pendulum to keep the correct time? Other factors are remaining constant. Explain your answer. आप एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाते हैं जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा है और आप अपना पेंडुलम क्लॉक साथ लेके जाते हैं। ये बताएं कि आपको अपना पेंडुलम क्लॉक को लेंथन करना पड़ेगा या शॉर्टन करना पड़ेगा ताकि आपको ये करेक्ट टाइम बताए, जबकि दूसरे फैक्टर्स जो है वो आपने कांस्टेंट रखने हैं। इफ ग्रेविटी इंक्रीजेज द पीरियड डिक्रीजेज। चूंकि आप एक ऐसी सिटी में चले गए जहां पे वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज हो गई है, लिहाजा टाइम पीरियड जो है वहां पे डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है t इक्वल टू 2π√L/g। इस रिलेशन से पता चलता है कि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ जी के। टू मेंटेन करेक्ट टाइम सेम पीरियड द पेंडुलम लेंथ मस्ट बी इंक्रीज टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, two mass spring systems vibrate with simple harmonic motion. If the spring constants are equal and the mass of one system is twice that of the other, which system has a greater period? दो मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स इक्वल हैं और एक सिस्टम का जो मैस है वो दूसरे सिस्टम के मुकाबले में डबल है, तो ये बताएं किस मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड ज्यादा होगा।
चूंकि हमारे पास mass attached to a spring सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के। अगर एक सिस्टम का मैस दूसरे सिस्टम के मुकाबले में डबल है तो इसका पीरियड जो है वो ग्रेटर होगा बाई फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव सम एप्लीकेशंस इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कुछ एप्लीकेशंस का नाम बताना है जिसमें रेजोनेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो। रेजोनेंस एप्लीकेशन इंक्लूड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्यूनिंग, रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स, ट्यूनिंग सर्किट्स, माइक्रोवेव ओवंस एंड इन मेडिकल इमेजिंग एमआरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है a simple pendulum is set into vibrations and left untouched eventually stops why। एक सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेशन में सेट किया जाता है और अनटच छोड़ दिया जाता है, कुछ देर बाद ये स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू डैम्पिंग फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन मैकेनिकल एनर्जी इज ग्रेजुअली लॉस्ट कॉजिंग द पेंडुलम टू इवेंचुअली स्टॉप। क्योंकि इन्वायरमेंट में डैम्पिंग फोर्सेस फॉर एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन मौजूद हैं, जिसकी वजह से पेंडुलम अपनी मैकेनिकल एनर्जी को ग्रेजुअली लॉस करना शुरू कर देता है और इवेंचुअली ये स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर व्हाट कंडीशंस द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द एंगल ऑफ स्विंग इज स्मॉल टिपिकली लेस देन 15 डिग्री allowing the approximation sin theta approximately equal to theta। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है at what position is the velocity of a particle executing simple harmonic motion maximum minimum। अगर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो किस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, किस पोजीशन पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स एट द मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जबकि मिनिमम वेलोसिटी होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है show that the motion of projection of a body revolving in a circle describes simple harmonic motion। the position of uniform circular motion on any diameter describes simple harmonic motion। और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है x वो इक्वल होती है a cos ओमेगा t के, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन के साथ मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्केच डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टू इलिस्ट्रेट लाइट क्रिटिकल एंड हैवी डैम्पिंग। यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा कर दिए हैं, डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं ताकि लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किया जा सके। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इनकी देख लेते हैं। लाइट डैम्पिंग ऑसिलेशंस ग्रेजुअली डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ये आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर है यहाँ पे ऑसिलेशंस डिक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब है एम्पलीट्यूड जो है वो डैम्प हो रहा है टाइम के साथ साथ। क्रिटिकल डैम्पिंग रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम इन शॉर्टेस्ट टाइम विदाउट ऑसिलेटिंग। बॉडी शॉर्टेस्ट टाइम में वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिटर्न हो जाता है और कोई ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं करता। हैवी डैम्पिंग रिटर्न स्लोली विदाउट ऑसिलेटिंग। ये जो ग्राफ है ब्लू कलर में, बॉडी इस केस में भी अपनी वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिटर्न हो जाता है, लेकिन अब स्लोली होता है। अगेन यहाँ पे भी वो कोई ऑसिलेशन जो है वो परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग इन अ कार सस्पेंशन सिस्टम। कार सस्पेंशन सिस्टम में क्रिटिकल डैम्पिंग की इंपॉर्टेंस हमने एक्सप्लेन करनी है। क्रिटिकल डैम्पिंग अलाउज द कार टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन क्विकली आफ्टर अ बम्प विदाउट ऑसिलेटिंग, इंप्रूविंग कंफर्ट एंड सेफ्टी। जब बम्प आता है तो क्रिटिकल डैम्पिंग अपना रोल प्ले करती है और कार को अलाउ करती है कि ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में क्विकली से रिटर्न हो जाए विदाउट ऑसिलेटिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका जर्नी जो है वो कंफर्ट हो जाता है और आपको सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फ्री ऑसिलेशंस में इनिशियल डिस्टर्बेंस के बाद सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। फोर्स्ड ऑसिलेशंस, जबकि फोर्स्ड ऑसिलेशन में कंटिन्यूसली एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है सिस्टम को ड्राइव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाउ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम चेंजेस इफ मास ऑफ इट्स बोब इज डबल्ड। अगर मास ऑफ बोब डबल कर दिया जाए तो ये बताएं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। व्हाट चेंजेस अराइजेस इन टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इफ सेम इज डन हियर। अगर सेम काम मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग सिस्टम में किया जाए तो इस केस में टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सिंपल पेंडुलम के केस में चूंकि टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, इसका मतलब है टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, लिहाजा मास को चेंज करने से टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। जबकि मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड इक्वल होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के। यहाँ पे मास की डिपेंडेंस है टाइम पीरियड के साथ,
लिहाजा जब मैथ्स को आप डबल करेंगे तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा बाय अ फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।